पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है कि आखिरकार इस जीत का जो क्रेडिट है वो किसको है? पार्टी के कार्यकर्ता है वो पार्टी मुखिया यादव को दे रहे हैं और पार्टी कांग्रेस के जो युवा चेहरे हैं राहुल गांधी को क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं सहारा सिंह हमारे पास जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही जो इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है इसका श्रेय आप किसे दे रहे हैं? ये श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश के जो जनता है, हमारे जो भाई है जिनका केंद्र नहीं हो गया है, जो विधानसभा के सामने आग लगाए थे, उनका है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बर्बाद कर दिया। नौकरी की किसानों की आय पर बढ़ाई, बिजली का बिल लगा कर बिजली का बिल बढ़ा दिया। तो ये सब तो है भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का, उसको समझ में खत्म करने का चला गया। एक और हमारे पास कन्नौज से आते हैं जहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं, प्रदीप यादव है, गिरिराज प्रमुख है, ये जुड़े हैं हमारे पास युवा नेता है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जो बड़ी कामयाबी मिली है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये सब जो है जनता की जीत है, ये चुनावी जनता ने लड़ा है और हम सब लगे हैं सारा कामयाबी का, ये सारी जनता की जीत है। हम सब जनता को बहुत धन्यवाद और करते हैं। मोदी जी का गवर्नमेंट का है, साफ कहना है का, लेकिन बात मुझे भी बताइए कि करीब 12 साल बाद इस तरह का साल 2012 में देखने को मिला था, अब 2024 में ठीक 12 साल बाद सत्ता तो नहीं मिली है लेकिन चीज का शब्द बन रहा है, कैसा लग रहा है? आप कहना है कि 2022 आने वाली 27 में 2022 में सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। केंद्र क्या सरकार देखिए इंडिया सरकार बनेगी, वहाँ पे आपको जाएगा सरकार बनेगी और आप सबको मिठाई जाएगी। तो बहुत तरीके से मांगे नहीं हुई है, हमारे नेता जी हमारे बीच नहीं है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से बताया कि गाँव गाँव अनिल जी, इसके साथ ही साथ आप सब जरा समझना चाहते हैं क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो नेता वहां पर मौजूद है वो तो बता ही रहे हैं, यहाँ पर जरा आप ही बताइए कि दरअसल ये जो पूरा चुनाव रहा प्रिडिक्शन कोई नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश का, जो परिणाम आज आए हैं। देखिए जिस तरह से जो चुनाव का जो परिणाम है वो इस बात को साफ करता है कि उत्तर प्रदेश का दलित गरीब किसान उसके अंदर तगड़ा जनाक्रोश था केंद्र की सरकार को लेकर, और उसने मतदान जो किया है वो परिवर्तन के लिए किया है। जो कांड घूम रहे थे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किसान जिनसे परेशान था, दलित वो दलित होकर जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती ने सड़क पर जाकर खड़ा कर दिया था, उसका भी मूवमेंट कांग्रेस की गठबंधन होने की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ और अब नतीजा सामने है। क्योंकि जब गरीब युवा बेरोजगार किसान इसका मूवमेंट बना तो एक लहर बनी, एक एयर बना और ये परिवर्तन के रूप में इंडिया गठबंधन ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से वाराणसी को अगर छोड़ दें, वाराणसी की आसपास की जो सीटें हैं वहां पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। अगर हम बात करें अयोध्या की, अयोध्या में भी साफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश यादव चुनाव जीतते हैं। ये वो सीट है अयोध्या जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मतलब व्यापक करती है, राम के आदर्श को जन जन पहुंचाने की बात करती है, लेकिन अयोध्या के लोगों तक राम के आदर्श को नहीं पहुंचा पाई। आखिर क्या कारण था कि अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, अनिला कुमार साहब बने रही है, हमारे साथ कुलदीप भी बने हुए हैं राजस्थान से। उससे पहले आशीष जी के पास आना चाहूंगा।
आशीष जी, उत्तर प्रदेश की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कई सीटों की जिक्र कर रहे हैं। इनमें से एक सीट अभी अनिल जी ने जिक्र किया, अयोध्या जी, फैजाबाद। इसके परिणाम जरूर, एक उत्तर प्रदेश पूरा एक तरफ और फैजाबाद के जो परिणाम रहे ये एक तरफ। जितेश एकदम देखिए सिंबॉलिक ही सही, हाँ। बट बहुत बड़ा एक फैजाबाद का मतलब हो गया कि अयोध्या मतलब वो सीट या वो मुद्दा जिसके दम पर 400 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी या उम्मीद पाले बैठी थी, और उसी जगह से अगर आप हार जाते हैं तो एक सिंबॉलिक तौर पर, एक सीट की बात नहीं है, हाँ। एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक डिफीट है कि आप जब अयोध्या नहीं जीत सकते हैं तो किस मुद्दे पर आप अयोध्या को लेकर पूरे देश में 400 सीट जीतने का आप दावा कर रहे थे। हाँ। तो अगर आप अयोध्या की सीट को देखिएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, दो फैक्टर्स यहां काम कर रहे थे, हाँ। जो मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो वहां के जो सांसद है लल्लू सिंह, हाँ। उनसे बड़ी नाराजगी थी लोगों की, और ये केवल अयोध्या की बात नहीं है। मैं जैसा बार बार कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो 50-60 एमपी हैं बीजेपी के, जो बार बार जीत रहे हैं, ये पिछले 10 साल से थे, इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटे, वो हिम्मत यूपी में नहीं दिखा पाई, किसी भी कारण से, जो कारण रहा हो। ज्यादातर सांसद रिपीट हो गए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। लल्लू सिंह उनमें से एक थे जो फैजाबाद के सांसद थे। तो ये तो बीजेपी की बात हो गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने क्या किया, वहां आप देखिए, अयोध्या एक जनरल सीट है फैजाबाद, वहां से एक दलित को लड़ा दिया, जो अध्यक्ष प्रसाद जीते हैं, ये दलित हैं। तो ये जातीय समीकरण को समझने की, उन्होंने फैजाबाद के जातीय समीकरण को समझा कि एक जनरल सीट पर वहां अगर मैं यादव लड़ाऊंगा तो बाकी काटिया, वहां यादव भी हैं, मिल्कीपुर एक विधानसभा पड़ता है, बड़ी संख्या में वहां यादव हैं। उन्होंने यादव नहीं लड़ाया, उन्होंने किसी मुसलमान को नहीं लड़ाया, उन्होंने वहां दलित लड़ाया। दलित वहां पर लगभग 20 से 23% दलित है फैजाबाद में। उन्होंने एक जनरल सीट से दलित को खड़ा किया और जातीय समीकरण को बांधने की कोशिश की। तो एक तरफ तो कहा लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये जातीय समीकरण। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को साधा गया। अगर उत्तर प्रदेश के आप सीट बाई सीट आप देखिएगा कि किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी हार रहे हैं, आप देखिए वहां पर उन्होंने किस तरीके से। तो ये तमाम सीटों को अगर आप देखिएगा तो उसको आप उसमें यही देखिएगा, एक तो सिटिंग एमपीज के खिलाफ बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका ओवर डिपेंडेंस, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बहुत ही सलीके से वहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अयोध्या और फैजाबाद एक उदाहरण है जहां एक जनरल सीट से एक दलित को टिकट देकर और उन्होंने जातीय समीकरण को साध के सीट निकाल लिया। बिल्कुल। और वो जब जिक्र कर रहे थे तो बीजेपी सवाल भी करती थी, जब वो पीडीए बार बार कहते थे तो बीजेपी की कोशिश करती थी। देखिए पीडीए तो आखिर उनका चल गया, आखिर देखिए कि मैं देख रहा था आंकड़े धीरे धीरे 45 सीटों तक पहुंच गई इंडिया अलायंस। वहां वही जो इलेक्शन कमीशन का मैं डाटा देख रहा हूं, 80 में से 45 सीटों पर, और चंद्रशेखर की एक सीट जोड़ लिए तो 46 सीट हो जाएगी, यानी बीजेपी लगभग 30-31 सीटों पर ही सिमट रही है वहां पर। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लूज करके आप देश में एक सशक्त सरकार नहीं बना सकते। सरकार बन भी जाएगी तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मैंडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंबॉलिक तौर पर ही सही है। अगर उत्तर प्रदेश में आप समझिए साइकोलॉजिकली हार गए हैं, फिर आप एक ठसक के साथ, एक इकबाल के साथ अब सरकार केंद्र में नहीं चला सकते। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर होगा उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा डिफीट, जहां आप केवल 80 में से 30 सीटें लेकर आ रहे हैं, ऐसा राज्य कहीं ना कहीं सरकार चलाने में, वहां पर जब इंडिया अलायंस के 50 सांसद बैठेंगे, 45 सांसद लोकसभा में, तो वो आपको क्या है कि वो एक सिंबॉलिक प्रेशर आपके ऊपर जरूर रहेगा। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस में बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल जाहिर सी बात है। चंदन हमारे साथ बने हुए। चंदन, आप फिलहाल बैठक को लेकर क्या कोई अपडेट सामने आया अभी तक? देखिए जितेश, करीबन पौन घंटा हो चुका है और अभी तक बैठक चल रही है। अभी बैठक से कोई बाहर नहीं आया। मैं सीएम आवास के जस्ट सामने खड़ा हुआ, आप ये गेट देख सकते हैं। कोई बाहर निकले तो उनसे बातचीत करी जाए, उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाए कि किन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी। हालांकि क्या क्या चीजें रही, लेकिन अभी तक कोई निकला नहीं है और अभी भी बैठक चल रही है। अब कितनी देर तक बैठक चलेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन लगातार जो बैठक है वो चल रही है। तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनका आना अभी भी जारी है। अभी इससे पहले भी एक प्रशासन के आईएएस है, वो अभी अंदर एंट्री करे, उसके साथ ही और भी कई ऐसे नेता है वो भी एंट्री करे। तो ये माना जा रहा है कि बैठक जो है काफी भी लंबी चलने वाली है। और अभी सीएम आवास पर ही हम खड़े हुए, भी कोई निकलता है तो मुझसे बात करते हैं किन मुद्दों पर जो है बैठक बुलाई गई थी, क्या चीजें थी, किन रणनीतियों को लेकर आगे की क्या बातचीत चल रही है। हालांकि अभी ऐसा कोई बातचीत नहीं हो पाई। चंदन, चूंकि आप ये बैठक के बाहर खड़े हैं और आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त अंदर से खबर क्या आ रही, जो दर्शकों को हम बताएं।
बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अंदर की जो खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। करीबन जो 45 से 46 सीटें जो हारे हैं, यानी 36 सीट जो उसकी समाजवादी पार्टी के खेमे में गई है, साथ ही साथ जो 7 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई है, इंडिया गठबंधन के खेमे में गई है, उसी मुद्दे को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। और बैठक में कैसे क्या हुआ, किन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। अभी हालांकि कोई बाहर नहीं निकला है, अभी बाहर निकले तो उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद क्या चीजें सामने आती है उसके बाद ही बताया जाएगा। लेकिन अभी अपने से कहना कुछ नहीं ठीक होगा, लेकिन वही समाजवादी बिल्कुल एक बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये, कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की कुछ देर में बड़ी बैठक भी होगी, जी हां, और बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से और अहम खबर है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय और वहां पर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां पर एक अहम बैठक और बड़ी बैठक होनी है। सादिक खान ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए दिल्ली से। सादिक, क्या खबर है फिलहाल? क्योंकि होता तो यह था कि जब इस तरह की जीत होती थी तो प्रधानमंत्री आते थे, स्वागत होता था, जश्न होता था, वो मंच पर आते थे, एक स्पीच भी होता था, एक बैठक भी है, लेकिन आज जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से रुझान दोपहर से आ रहे हैं उसी के बाद से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले की बात की जाए तो जश्न का माहौल है पूरी तरह से। एकदम जो मौसम सर्द गर्म हो रहा था तो मौसम में रुख बदला और तेज बारिश हुई, लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बारिश में भी झूमते हुए नजर आए। लेकिन अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिली है कि बताया जा रहा है कि भाजपा मुख्यालय पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी यहां बैठक करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उसके बाद देश के और जो यहाँ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका भी अभिनंदन करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। जी आदित्य, बिल्कुल सादिक, का बैठक होगी, खबर क्या निकल कर आ रही, क्या कुछ बातचीत बैठक में हो सकती है? क्योंकि देखिए सरकार बनाने की स्थिति में तो एनडीए है, लेकिन उतनी मजबूती के साथ रही जितनी 2014-19 में रही। जी बिल्कुल अजीत, ये साफ है कि जिस तरह से जो सीटों का रुझान है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार का, लेकिन वो यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अभी पूरा डर है जो इनके गठबंधन के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर न पहुंचा है। अगर बात की जाए जो इंडिया गठबंधन है उनके जो नेता हैं वो भी लगातार जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम बैठक को लेकर अपडेशन आपसे होनी चाहिए सादिक प्रधानमंत्री। हाँ सादिक, ये बैठक जो है वो कब तक हो सकती है? क्या कुछ समय इसका तय किया गया है? क्या जानकारी और पीएम कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से बताया जा रहा है प्रधानमंत्री 7 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय से पहले ही रोड शो करते हुए पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पहुंचने के बाद जनता का यहाँ अभिनंदन व स्वागत व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ साफ तौर पर नजर आएंगे। पूरी तरह से तैयारियां यहाँ तेज हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी जरा दिखा भी दीजिए तस्वीरों के जरिए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जी जीते बिल्कुल, अभी हम पार्टी मुख्यालय के अंदर हैं, बाहर बारिश का माहौल है, तो बारिश में भी इतनी तेज बारिश में भी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके साथ तमाम कार्यकर्ता पीछे भी अगर हम देखें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सादिक, अगर संभव हो तो उनसे बातचीत भी कर लीजिए और जरा तस्वीर के जरिए दिखा दीजिए अंदर का माहौल, कितनी इस मौसम में भी जो उत्साह है बीजेपी के अंदर। जी साफ तौर पर जिस तरह से अजीत, मैंने पहले भी आपको बताया कि आज सुबह से ही मौसम इतना गर्म था कि पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके पसीने छूट रहे थे, लेकिन अचानक जैसे जैसे रुझान बढ़ते गए तो मौसम ने भी यहाँ करवट ली और तेज बारिश हुई। बारिश में भी इतना उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहाँ नजर आ रहा था कि तेज बारिश में भी कार्यकर्ता। अब हमारे साथ बने आपके पास हम लौटेंगे और इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे मिले, समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी
जहां जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करूं। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country.
We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, 1 मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत प्लीज, चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। Rahul ji, although the NDA has emerged as, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we had said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस को ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, खड़गे साहब ये आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे।
सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए जयराम जी राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए। अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहे, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाए। आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं, 2009 में तो क्या बात? नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें। ऐसी कोई राय नहीं थी आपकी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं। दो चीज है। ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा। नहीं, बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने लड़ा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर, कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है, तो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी शुक्रिया, साथियों शुक्रिया, हो गया सर। राहुल जी
कॉन्फ्रेंस में और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो तमाम बातें उन्होंने कही और काफी कुछ बदली हुई बॉडी लैंग्वेज और साथ ही साथ भाषा भी, बहुत कुछ बदला हुआ इन परिणामों के बाद। तो इंडिया गठबंधन की कल एक मीटिंग होगी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है और चुनाव के दौरान साजिश रची गई, आरोप लगाए उन्होंने और कहा कि दरअसल इंडिया के दल एक होकर चुनाव लड़े और एक होकर ही फैसला करेंगे। हालांकि सरकार बनाने का कोई दावा भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन उस दावे को जो लोगों की तरफ से किया जा रहा है उसको खारिज भी नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा फिलहाल जो भी हो, लेकिन जब उनसे सवाल ये किया गया कि दरअसल क्या आप सरकार बना रहे हैं किसी को साथ लेकर, तो उन्होंने कहा इस पर चर्चा जो है हम कल करेंगे जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। दरअसल ये सवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर ही किया गया था। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज उनकी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप पकड़ भी गए होंगे कि ये जो बदलाव हुआ है ये आज का दिन ही जो है इससे काफी कुछ बदल गया है, बॉडी लैंग्वेज से लेकर बातें तक। देखिए जितेश, अगर एक शब्द में मुझसे कहिए कि कैसा लगा था बॉडी लैंग्वेज, मैं कहूँगा राहुल गांधी रिलीव। थोड़ा सा रिलीव हो जाता है ना आदमी, क्योंकि देखिए आप पिछले 10 साल में वो इतने ज्यादा प्रेशर में रहे हैं। हमेशा ये तलवार लटकी रही है कि कब वो रेलेवेंट हो जाएं। पिछले 10 साल से लगातार जिस तरीके का ऑनस्लॉट उन्होंने पर्सनल सोशल मीडिया से, आपको पता ही है कैसे कैसे शब्दों का, पप्पू से लेकर तमाम तरह की जर्नी उन्होंने देखी है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हुई और सही में कांग्रेस लगभग पिछली बार 50 सीटों तक पहुंच गई थी। उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन करना, 100 सीटों के फिर से कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में आकर 100 के आसपास पहुंच गई है। खुद उसमें राहुल गांधी दोनों सीटों से, आपको पता है पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत ही अपना लो देखा था। न केवल कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी, बल्कि खुद वो अमेठी से अपने जो घर की सीट है वहां से वो हार गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं आज वो रिलीव्ड लग रहे थे। 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों ही जगह से बड़े मार्जिन से जीते हैं। खुद व्यक्तिगत तौर पर ये उनके लिए बहुत बड़ा सबल है। पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 100% का उनका अगर आप देखिएगा जंप है, लगभग 50 से 100 सीटों तक पहुंच गई हैं। तो आज वो रिलीव्ड लग रहे थे। एक लंबी लड़ाई के बाद कह सकते हैं जिस तरीके से योद्धा रिलीव्ड होता है, भले वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, मगर जो खतरा एग्जिट पोल के बाहर मंडरा रहा था उससे वो रिलीव्ड दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था जिस मिशन के लिए वो लड़े हैं कुछ हद तक वो उसमें कामयाब हो गए। इसलिए आप देखिए बहुत सभ्य अंदाज में उन्होंने बात की। वो एग्रेसिव जो राहुल गांधी हमेशा होते हैं वो एग्रेसिव आज नहीं दिखे। कारण ये था, मैंने कहा आज वो रिलीव्ड हो गए। उन्हें लग रहा है कि जिस मिशन के लिए वो लड़े थे पार्शियली वो उसमें सफल हो गए हैं। कांग्रेस को एक तरीके से बचाने में वो सफल हो गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के रिवाइवल में, यहां से कांग्रेस का रिवाइवल ही होगा। 100 सीटें लोकसभा में जब उनके सांसद आएंगे तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मोरल, जो उनके तमाम पार्टी के लोग भाग रहे थे बीजेपी में ये सोच के कि अब ये पार्टी तो खत्म हो गई है, उनमें से कई लोगों का वापस आना शुरू होगा। जब देखेंगे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, यहाँ भी 5 साल बाद ही आए भले ही, तो कई लोग वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक उनके लिए एक कह सकते हैं कि काफी लो के बाद आज उन्होंने अपना एक जो रिजल्ट आए हैं उनके लिए काफी रिलीविंग है। और वो उनके आप बॉडी लैंग्वेज में दे सकते हैं, वो किसी गुस्से में नहीं थे, वो चिल्ला नहीं रहे थे, जोर जोर से नहीं बोल रहे थे। अमूमन वो आप देखिए कितने एग्रेसिव रहते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, अडानी अंबानी चिल्लाते, आज उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत ही सधे हुए अंदाज में बात की। सरकार बनाने के नंबर्स तो उनके पास नहीं है, तो जाहिर तौर पर सरकार वो बना ले ऐसा कोई दावा वो कर भी नहीं सकते थे, वरना हंसी के पात्र बनते। तो इतना जरूर है कि जैसा उन्होंने कहा कि संविधान बचाने की उनकी लड़ाई थी, उन्होंने बताया किस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस उनके खिलाफ थे, बैंक अकाउंट सीज किए गए थे और किन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा है। एक बात तो उन्होंने ये हाईलाइट किया कि किन ये जो नंबर्स आए हैं जहां ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम भले ही बहुमत के करीब नहीं पहुंचे हैं, मगर किन विपरीत परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा है। एक तो वो हाईलाइट कर रहे थे, बता रहे थे सारे संस्थान जिसमें मीडिया का भी नाम ले रहे थे, तमाम लोग जो है वो हमारे पक्ष में नहीं थे, उसके बाद भी हमने ये परफॉर्मेंस किया है। एक तो ये वो बात बता रहे थे। दूसरा उनका कहने का ये था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि जो जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो टर्निंग पॉइंट इस 2024 को चुनाव को अगर याद किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं। तो उन्होंने खुलकर ये बात कही कि उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जागरूक है पॉलिटिकली, और इस चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश से सहयोग मिला है, काफी अपबीट वो लग रहे थे। कल इंडिया अलायंस के सहयोगियों के साथ उनकी बैठक होगी। एक स्ट्रांग अपोजिशन की भूमिका जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है इस वक्त इंडिया अलायंस और खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी खुद
इन नंबरों के साथ। पिछली बार उनके पास नंबर्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अब उनके पास एक ताकत दुगनी हो गई है। तो मुझे लग रहा है वो आने वाले समय में आपको और ज्यादा सक्रिय दिखेंगे और ज्यादा कहीं ना कहीं करने के बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने के बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे और डाटा सबको चेक किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को चेक किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को चेक किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को चेक किया, किसी का 500 रुपया नहीं भेजा। और तो हमारा जानकारी में है 2-3 सीट में, तो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा काम किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है, पोस्टर डायलॉग में भी हारा था। मैंने जो सुना पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तक आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करना चाहते हैं। हम जनता को कहना चाहती हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमारे माथा নত করে দাও তো তোমার চরণ দুলার তলে সকল অহংকার আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, সবটাই মানুষের কৃতিত্ব। আমি মানুষের চোখের ভাষা বুঝি। 2.5 মাস 3 মাস ধরে কোনো ইলেকশন চলতে পারে না। যদি 3 মাস ধরে ইলেকশন চলে, বছরে একবার পঞ্চায়েত, একবার মিউনিসিপ্যালিটি, একবার লোকসভা, একবার विधानसभा, একবার बाई इलेक्शन, तो डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। तो इसी के लिए जो कानून मोदी जी ने किया है 147 एमपी को एक्सपेल करके, वो कानून अभी कामयाब नहीं होगा। इसी के लिए कि 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिला। 2/3 मेजोरिटी नहीं होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। आप लोगों को पता है ना? पता है तो ना पता नहीं है? जो हरा है उसके लिए हमारा कोई दुख नहीं है। हमारा पार्टी को अगर जो हरा भी है उसको हरा गया है रुपया देके, मैं तब भी उसको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि वो लोग हिम्मत से लड़ा। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रहे हैं, हम कहना चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक ए ह्यूज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंपेन किया वो काम किया। हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है। बीजेपी का क्यों दिया रिपोर्ट, हमको क्यों नहीं देता है? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बार बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होकर आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर के बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं मॉरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे, और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून के बाद कोई टॉक्सी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा? क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल दिया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ये जय ये विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारे माँ बहन का है,
ये विक्ट्री हमारा किसान का है। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता। तो इसी के लिए आज जो अभिनंदन हम देश भर देशवासियों को करते हैं, पूरा देशवासियों को हम मंगल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए देश रहे, ये हमारा कहना है। इसका बाद हम एक बात कहेंगे, आप जो ये क्वेश्चन मेरे को पूछेंगे इसका पहले मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर स्टेट जो रीजनल स्टेट है उसको जो रुपया सेंट्रल से मिलता है, हमारा रुपया लेके जाता है, उसको इमीडिएट वापस करें। हमारा जो काम बंद कर दिया वो काम वापस करें। ईडी सीबीआई आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं उसको इमीडिएट बंद करें। अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे नहीं घुस सकता है ऐसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है। जनता का राय सबसे बड़ा होता है। आई एम गिविंग सपोर्ट टू ऑल माई इंडिया फ्रेंड्स एंड द अदर ऑल्सो who are willing to join India team, I will welcome them. खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ, और ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे। खाली ईडी का केस मिटाने के लिए, सीबीआई को केस मिटाने के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को साथ मत दो। बीजेपी को जो साथ देगा और देश में और देश का जो हम बातों में नहीं कहने चाहती हूँ, हम यही बात कहने चाहती हूँ कि देश आपको क्षमा नहीं करेंगे। यही मेरे को कहना था। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। বাংলার মামাটি মানুষ সার্থক জনম আমার জন্মেছে এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। আর আপনারা যারা বিজেপির কথায় পোল রিভিউ করেছিলেন তারা নিজেদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন এই পোল রিভিউটা কে করে দিয়েছিল। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এটা বিজেপি অফিস থেকে করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা অনেকের মোড়াল ভেঙে দিয়েছিলেন যাতে কাউন্টিংয়ে গিয়ে তারা ফাইট করতে না পারেন। সুতরাং মিডিয়া ক্যানট ডিনাই দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি অলসো। ওয়ান ডে উইল কাম when public will question to all of you why you played this bad role, this dirty game. Thank you so much. Thanks a lot for coming over here. দেখো কালকে আমি পারবো কিনা আমি জানি না, কিন্তু চেষ্টা করবো কাউকে পাঠানো, কারণ সবসময় তো হয়ে ওঠে না। কারণ আমার আরো 4 কাউন্টিং বাকি আছে, আমাদের ডিকাউন্টিংও করতে হবে। তারপরে আমি বিজেপির হাতে তো দেশ, ওই সিএপির হাতে তো দেশটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো না, যে অত্যাচার করবে। আমাকে মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়া আমার কাজ। আমি চেষ্টা করবো যদি অভিষেক যেতে পারে, লেট অভিষেক টু গো। ওর তো হাইস্ট লিড রয়েছে ইন্ডিয়াতে জেনুইন ভোটে, লেট হিম গো and participate, but before participating the meeting, I am requesting to talk to all the individual leaders. आप सुन रहे थे ममता बनर्जी को, और उसके पहले आपने इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मीटिंग कल होगी, आपने राहुल गांधी को सुना था। और देखिए ये 2 अंक है, एनडीए 294, इंडिया 231 और अदर्स की बात करें 18। ये आंकड़े जो है ये डोल्स लेकर आ गए इंडिया वॉइस के, जहां पर एनडीए 294 सीटों के साथ नंबर 1 पर सरकार बनाने की स्थिति में, वहीं बहुमत से दूर इंडिया गठबंधन 231 सीटों के साथ और अन्य 18 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। ये आंकड़े हैं ड्रोन के, जहां पर अब चूंकि आज दिन भर जिस तरह से काउंटिंग हुई, शुरुआती रुझान आया, उसके बाद वो परिणामों में तब्दील होते चले गए, तो आंकड़ा है 294 का एनडीए और 231 इंडिया गठबंधन, और अदर्स की बात करें 18 सीटें अदर्स लाया है। अन्य की बात करें अब
कुमार साहब, चूंकि लगातार हमारे एडिटर इन चीफ बने हुए हैं, आशीष जी आप ममता बनर्जी को सुन रहे थे, हालांकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ख्याल आया था कि किसी तरह से हो सकता कहीं साथ आ जाए, लेकिन चूंकि वो तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और खुलकर बरस रही हैं। अब कुल मिलाकर उन्होंने ये दिखा दिया ममता बनर्जी ने भी कि वेस्ट बंगाल की माहिर खिलाड़ी हैं वो। देखिए, एकदम ममता बनर्जी एनडीए का पार्ट रही है पहले। अगर आप अजितेश याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी का समय था, उस जमाने में ममता बनर्जी एनडीए का साथ रही हैं। मगर तब से लेकर और अब तक बंगाल में बहुत पानी बह चुका है। उस समय वो एनडीए के साथ इसलिए रह सकती थी कि उस वक्त उनके जो मेन ऑपोजिशन था वो वहां पर कांग्रेस और सीपीएम से उनकी लड़ाई हुआ करती थी। बीजेपी उस वक्त एक बंगाल में पावर नहीं थी, इसीलिए वो बीजेपी के साथ जा सकती थी। इस वक्त बंगाल में ममता परिस्थितियां बदल गई है। इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। ऐसे में कभी भी 1 नंबर और 2 नंबर की पार्टी में अलायंस नहीं होता है। आप देखिए, तो ये संभावना कि ममता बनर्जी किसी तरीके से एनडीए को सपोर्ट कर देगी, ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के अगेंस्ट है, क्योंकि बंगाल में उनका जो स्पेस है वो बीजेपी खा जाएगी। बिल्कुल। और बीजेपी इस वक्त बंगाल में एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती है। ऐसे में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे ना ही उनका सर्वाइवल है। ऐसे में ममता बनर्जी 30 सीटें में देख रहा था, 30 सीटें, और तमाम एग्जिट पोल के विपरीत पिछली बार ममता बनर्जी, अगर आप याद कीजिए 2019 में उन्होंने अपना लो देखा था जब 18 सीटें बीजेपी जीत गई थी। उसके बाद विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने अपना कमबैक किया था, मगर फिर से इस बार लग रहा था कि ममता बनर्जी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। बीजेपी के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, बाउंस बैक करेगी। तमाम एग्जिट पोल में भी यही बात आ रही थी और तमाम लोग भी यही संभावना जता रहे थे कि इस वक्त बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी लगभग डबल डिजिट्स में ही किसी तरीके से शायद मुझे लगा 10 सीटें शायद आ रही होंगी बीजेपी की, 10 से 12 सीटें। तो बीजेपी 7-8 सीटें का लॉस बंगाल में है। तो ममता बनर्जी ने एक अच्छा कमबैक लोकसभा चुनावों में किया है, क्योंकि बंगाल में यह बात चल रही थी कि स्टेट में तो दीदी चलो ठीक है, मगर स्टेट में दीदी और केंद्र में मोदी। तो ये बात था, इस बात की आशंका थी कि बंगाल में स्टेट असेंबली इलेक्शंस में लोगों ने उन्हें अच्छा मैंडेट दिया था, और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में वही वोटर हो सकता है कि बीजेपी को वोट दे दे, चूंकि वो केंद्र में एक मजबूत सरकार चाहते हैं। मगर इस मिथक को ममता बनर्जी ने तोड़ दिया। न केवल स्टेट असेंबली में जीती, बल्कि इस बार उन्होंने लोकसभा चुनावों में भी बाउंस बैक किया, और कई ऐसी सीटें नॉर्थ बंगाल की मैं देख रहा था सीटों को, नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी ने एक तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था, वहां उन्होंने वापस से अपने ग्राउंड्स को रिगेन कर लिया है। तो यहाँ से आपको बता दें कि चंदौली लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, उनको करारी हार यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने दी है। वो हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए, धन्यवाद। और आप जीत को किस तरीके से देखते हैं? भाई, जीत तो हमारे समाजवादी और इंडिया गठबंधन की जितने भी साथी थे उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत का जीत है। हमारे सभी नेता जी जान से परिश्रम करके और इस जीत को दिलाने में पूरी ताकत लगा दी, ये श्रेय उनको जाता है, और इस क्षेत्र के जो आम नागरिकों को जाता है। जो पीडीए से जुड़े हुए थे मानसिकता से, और पीडीए जो गठबंधन का जो अवधारणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, उसको साकार करने में मदद किए, और हम लोग इसको इस बात की खुशी है कि हम पीडीए की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतार करके उसे साकार करने में सफल हो गए। यहाँ से 5 विधानसभा सीटें हैं, और इन सीटों पर लगातार अभी 2 बार से सांसद भी रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो यहाँ से तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको आपने करारी हार दिलाई। तो इसको कैसे देखते हैं? इन जो दो विधानसभा सीटें जो वाराणसी जनपद में आती है, वहां से मोदी भी वहां से कैंडिडेट थे, हालांकि वो भी चुनाव जीत चुके हैं। तो कैसे देखते हैं उन विधानसभा सीटें आपने कैसे जीत कर? मेरा तो मानना है कि आधा मोदी को हमने हरा दिया। चलिए, तो ये तो हमारे साथ सपा उम्मीदवार जो कि यहाँ से अब अपनी जीत हासिल की है, और आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि जो चंदौली है लोकसभा सीट है, यहाँ का अगला जो इनका कदम होगा वह विकास होगा, और जो जीत का श्रेय है उन्होंने सारी जो इनके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे उनको दिया। पवन पांडे, इंडिया वाइज, चंदौली।